अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 2007 में जब परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, इदारे आमने सामने आ गए। और अब 12 साल बाद जब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी का फैसला आया है, तो फिर से इदारे आमने सामने आ गए हैं। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने का मुजरिम करार दे दिया, गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया और इस जुर्म में मौत की सजा सुना दी है। इस फैसले ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। अपोजिशन खुश है, हुकूमत अफसरदा है और फौज गम का इजहार कर रही है। खुसूसी अदालत के फैसले पर फौज का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। खुसूसी अदालत के फैसले के बाद यह खबर सामने आई कि GHQ में अस्करी क़यादत का इजलास हो रहा है। इसके बाद ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसके मुताबिक खुसूसी अदालत के फैसले पर फ़ौज पाकिस्तान को इंतहाई दर्द और तकलीफ है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रहे हैं। उन्होंने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की है, मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं। वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। ISPR के मुताबिक केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। खुसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। ISPR के मुताबिक केस को उजलत में निपटाया गया है। प्रेस रिलीज के आखिर में लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईने पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। यह बहुत सख्त बयान है जो अदालती फैसले के बाद सामने आया, उसके खिलाफ सामने आया। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का बयान सामने आया कि मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि इससे ज्यादा जुल्म किसी के ऊपर नहीं हो सकता। यह ऐसी बात है जैसे किसी के बुनियादी हक को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जाए। एक शख्स को बयान रिकॉर्ड किए बगैर फांसी की सजा सुनाने पर माफी की गुंजाइश नहीं दी गई। अब ये इतना सख्त रद्द-ए-अमल अब से थोड़ी देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिरदौस हाशिकेवान साहिबा ने और अटॉर्नी जनरल ने, और फैसले के खिलाफ ही बात की गई। हालांकि पिछले हफ्ते हुकूमत अदालत गई थी कि स्पेशल कोर्ट को अपना फैसला देने से रोकें, क्योंकि हुकूमत को यह शक था कि कहीं जो खामियां हैं उसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को फायदा ना हो जाए और वो बरी ना हो जाए। मगर अब सजा हो गई है तो हुकूमत परवेज मुशर्रफ के दिफा में आ गई है। तफसील से ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आज जो पाक फौज की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया, उस पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। लोधी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। साहब, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, फिर प्रेस रिलीज आखिर में ये भी कहती है कि आइन के मुताबिक फैसला हो। अब जाहिर है आइन के मुताबिक और आर्टिकल 6 के मुताबिक तो जो आइन तोड़ना है वो संगीन गद्दारी ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी माजी में ये बात कहते रहे। तो आपका ख्याल में किस बात पर गम गुस्सा है? ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, या आइन टूटा ही नहीं था, या फिर अगर आइन टूट गया मगर गद्दारी नहीं थी, किस बात पर गम गुस्सा है? जी देखें, जहाँ तक तो रद्द-ए-अमल की बात है, ये तो रैंक एंड फाइल का रद्द-ए-अमल है जिसका इजहार फ़ौज के तर्जमान ने किया है। और रैंक एंड फाइल में सिपाही से लेकर जनरल तक सब शामिल होते हैं। और चूँकि फ़ौज का अदारा जिस बुनियाद पर ऑपरेट करता है, स्पिरिट डी कोर के ऊपर अपने कमांडर्स को जिस इज़्ज़त से देखता है, वो चीज़ इससे रिफ़्लेक्ट होती है। जहाँ तक मैं तो लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल सिर्फ फ़ौज का नहीं आया है। मैं मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की बात कर रहा हूँ। एक्स वज़ीर आज़म जो हैं वो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड जो अदालतें फ़ैसले देती हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है अदालतों के फ़ैसले से। ऊपर से लेके जो सदर हैं, एक्स प्रेसिडेंट, वो भी कोई ज़्यादा इसको नहीं समझते कि अदालतें सही काम कर रही हैं। नीचे मज़दूर और हर कोई ये समझता है कि ये निज़ाम जो हमारा ठीक नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि जो अदालती निज़ाम के करता धरता हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिर इस कदर मुखालफत पूरे माशरे में जो है, और सिर्फ फ़ौज की तरफ से नहीं है, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। इसका पैमाना क्या है? क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म बहुत अरसे पहले तक बहुत तारीफ़ करते रहे हैं। जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आए, इन्हीं जजेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली जो दो केसेस हैं, एक जो बाजवा साहब की तौसी का मामला है और एक इन दो के बाद आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल पाया जाता है और अदालतों को सोचना चाहिए। मैं तो आपको एक जनरल बात कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा बंदा ला के खड़ा कर दीजिए अपने, बेशक यहाँ पर बिठा दीजिए अपने स्टूडियो में, जो ये कहे जी मैं अपने अदालती निज़ाम से बहुत खुश हूँ और इनके फ़ैसले बहुत अच्छे होते हैं और मबनी पर इंसाफ होते हैं। आप दो चार बंदे मुझे ला के दिखा दीजिए। मैं तो पूरे माशरे के रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि इस अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ है। इसको तो आप चलें एक तरफ छोड़ दीजिए। देखें, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर गौर करना चाहिए। आज जो वकील
किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का सरगर्म रुकन है, कल जो हायर जुडिशरी में जाके जज बन जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी सेंस क्या कहती है कि वो कितने सही फैसले देंगे, ख़ासकर जिसके अंदर सियासत इन्वॉल्व हो। एक बात। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि अगर आज कोई बंदा चोरी करे और 2 साल के बाद एक कानून बने कि जी जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, तो आज जिस बंदे ने चोरी किया क्या उसके हाथ काटे जाएंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लीजिए। सब ये जो मामला है इसके ऊपर तो फिर जाहिर है जो सियासी फैसले आए हैं उन पर भी सवाल उठ जाएगा, सियासी लीडरान के खिलाफ जो फैसला। मगर मुझे एक बात का जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं एक जो पाक अफवाज की प्रेस रिलीज है उस पर सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जाहिर है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया गया है पाक फौज की तरफ से कि एक शख्स जो कि 40 साल जिसने खिदमत की हो, जंगें लड़ी हो, परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से कहा गया, मगर उन्हें सज़ा फ़ौज की खिदमत करने की वजह से और जंगें लड़ने की वजह से तो नहीं हुई। वो तो इसलिए हुई है कि उन्होंने अपने आप को आइन में इलेक्ट कराने के लिए पूरा का पूरा आइन सस्पेंड कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। तो उन्होंने अपने लिए जो किया सेल्फिश होकर, उसके ऊपर सज़ा हुई है। वो आप ये समझ रहे हैं कि वो टोटल अफिलिएशन की वजह से वो बातें कह रहे हैं। तो फ़ौज में आपको पता है और भी कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं, वो अफिलिएशन उन्होंने ज़ाहिर नहीं की। उनके ज़हन में ये है कि जब हवा में एक जहाज़ था और उसके अंदर आर्मी चीफ मौजूद था और उस जहाज़ को किसी बंदे ने हुक्म दिया कि वो हिंदुस्तान में जाके उतर जाए, इधर ना उतरे, उसके साथ क्या हुआ वो ये सोच रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ने 10 काम ख़राब किए तो ये अदालतों की मर्ज़ी है कि पहले 5 जो है वो ठीक है और छठा जो है वो ख़राब है। आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस की बात करें। फिर ये कि एक ग्रुप ने फैसला किया, उसमें से आप एक बंदे को उठा लेते हैं कि तुम तो आओ ना इधर, तो बाकी हुआ हम देख लेंगे बाद में। क्या आपने वज़ीर आज़म को बुलाया, उनसे आपने गवाही ली? क्या आपने उस वक्त के वज़ीर कानून की गवाही ली? क्या उनको बुला के पूछा कि ये सारा मामला क्या था? तो मेरे भाई उनको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस। उनके खिलाफ जब उनका तख्ता उल्टा गया, उन्होंने ट्रायल का सामना किया, उसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, फिर वो जिला वतन हुए, फिर वो वापस आए, फिर सामना हुआ, फिर वो केस खत्म हुआ। और जहां तक आप बात कर रहे हैं इस केस की, तो आप ये कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ को सजा दे दें, मगर बाकी 4-5 जो साथ थे उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज, उनको भी सजा दे दें। मुद्दा यह है या ये कि परवेज मुशर्रफ को भी सजा न दें, उसके ऊपर गम गुस्सा है, या गम गुस्सा इस बात पर है कि बाकियों को भी दें? वो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस और नज़र आ रही है सिलेक्टिव, ठीक है। और ये कि फिर कुछ चीज़ों पर सज़ा हो और कुछ पर ना हो। आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल के लिए इजाज़त है। अब ये आइन में मुझे दिखा दीजिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिन्होंने कहा कि 3 साल के लिए, वो आइन के किस शिक के तहत था? उनको लाएं ना ज़रा, उनको भी सजाएं दें। तो ये साफ नज़र आ रहा है मेरे भाई, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। आप इसको छुपाने की जितनी भी कोशिश करें आप नाकाम हो जाएंगे कि ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है और अपनी मर्जी की है, और इस तरीके से ये निज़ाम नहीं चल सकता। आप ये कह रहे हैं सिलेक्टिव है, एक तो जो प्रिंसिपल अक्यूज अदालत का उस पर भी फैसला था, मगर आप ये कह रहे हैं कि बाकियों को भी सजा दे दें तो फिर गम गुस्सा नहीं पाया जाएगा, फिर 40 साल की सर्विस परवेज मुशर्रफ की और जंगी लड़ना वो फिर वो नहीं यकीनन, हाँ यकीनन कम हो जाएगा, यकीनन कम हो जाएगा। होगा तो ज़रूर, दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन शायद ऐसा रिएक्शन फिर ना आता। अच्छा, साथ में बताइएगा कि ज़ाहिर है 2008 के बाद से चाहे वो जनरल कियानी हो, जनरल राहील शरीफ हो या फिर जनरल बाजवा हो, वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि जनरल बाजवा तो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि माजी की फ़ौज अलग थी, अब मामला अलग है, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जो आइन तोड़ा गया वो भी गलत था। वो बाकायदा तौर पर डिस्टेंस करते आए हैं तीनों आर्मी चीफ अपने आप को परवेज मुशर्रफ के एक्शन से और जमहूरियत के साथ चलने की बात करते आए हैं। जब एक्शन से और उनके तमाम इकदाम से अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, तो जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आता है फिर उस पर क्यों हसासियत है, उसकी वजह से उसका ये डिफेंस क्यों आ रहा है? देखें, इतना डिस्टेंस उन्होंने कभी नहीं किया। वो ये ज़रूर कहते हैं कि फ़ौज में फ़र्क है और वो फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि अभी फ़ौज अपने जज्बात का इजहार बातचीत से कर रही है। इससे पहले फ़ौज अपने जज्बात का इजहार कैसे किया करती थी वो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो जो वो कह रहे हैं कि आज की और पहले वाली फ़ौज में फ़र्क है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सब ने अपने सबक सीखे हैं, फ़ौज ने भी अपना सबक सीखा है। फ़ौज ने बेशक इस बात का इजहार किया, लेकिन फ़ौज एक अब लॉ अबाइडिंग इदारा है। आप देखेंगे कि इसके अलावा और वो कुछ नहीं करेंगे। कानून का रास्ता जो है वो ख़ुद कानून अपनाएगा, उसमें भी फ़ौज का उसे कोई लेना देना नहीं है। फ़ौज की जो अपने सरबराह के साथ एक एफिलिएशन थी और जो उन्होंने महसूस किया कि सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है, उसका इजहार किया और कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए आप शांत मतलब रहिए। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, है। साहब आपने दुरुस्त बात की है कि माजी में जिस तरीके से रिएक्शन आते थे अब बिल्कुल मामला उस तरीके से नहीं है। मगर आप समझते हैं कि माजी में ज़ाहिर है जो डिफरेंस होता था वो होता ही उस वक्त के वजीर आजम से था, और इस वक्त हुकूमत और फौज बिल्कुल एक पेज पर हैं, इसलिए रिएक्शन उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से माजी में आता था। नहीं, पहले ऐसे हुआ है कि ये जो अदारे, जो 3 मेन अदारे हैं, एग्जेक्टिव और जुडिशरी और फ़ौज, जो कि उस हिसाब से नहीं बनता, लेकिन इन तीनों में कभी 2 एक तरफ और कभी एक तरफ ही होता रहा है, और अब भी कभी कभी उसके आसार नज़र आते हैं। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह अभी फ़ौज जो है कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ेगी, कभी भी लॉ को नहीं तोड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फ़ौज अपने जज्बात का इजहार भी नहीं करेगी। साहब, और इतना गम गुस्सा अगर फ़ौज के अंदर आप समझते हैं कि अब ये अगर आला अदलिया में अपील में जाते हैं तो फ़ौज को पार्टी बनना चाहिए और फिर बताना चाहिए उस अपील में कि भाई बहुत ज़्यादा गम गुस्सा हमारे इदारे में पाया जाता है, ताकि अगर आगे भी ये फैसला आ जाए तो गम गुस्सा और बढ़ जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि फ़ौज इस तरीके से कभी पार्टी नहीं बनेगी। जैसे मैंने कहा है कि फ़ौज ने अपने जेन्युइन जज्बात का इजहार किया है, जो जुडिशल सिस्टम है हमारा उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी काम उसी तरीके से चलेगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना चाहिए, लॉ के तहत चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला, आप कमिटेड थे, उसके बावजूद आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। जनरल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल ने फिरदौस हाजी केवान साहिबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, उन्हें सुना नहीं गया। जो कंप्लेनेंट थे उनको अथॉरिटी कैबिनेट ने नहीं दी थी, और चूंकि कैबिनेट ने अथॉरिटी नहीं दी थी इसलिए वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते थे, और चूंकि वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे इसलिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन शुरू से वॉइड है और उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। ये भी एक बड़ा मेजर इशू है कि जब पता है कि एक शख्स इस वक्त बीमार और हॉस्पिटल में है, उसके गैर मौजूदगी के अंदर क्या ये जजमेंट अनाउंस किया जा सकता था या नहीं, क्या इश्यूज थे या क्या जल्दी थी इसके अंदर कि एक फैसला ये सुनाया जाता। आपको ये अंदाजा है कि ट्रायल एंड एब्सेंशिया जो है वो एक रूटीन चीज नहीं है। ट्रायल एंड एब्सेंशिया किया गया, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना 342 सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते। उनको यह मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी गवाही लेकर आते या गवाही पेश करवाते। आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल मिलेगा, और हम अक्सर सुनते हैं कि ट्रायल जो है वो सिर्फ फेयर होना नहीं चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए कि वो ट्रायल फेयर हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत की, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की आज इस हवाले से फैसले पर तनकीद करती नजर आ रही थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को जुल्म करार दिया, मगर अहम बात यह है कि जब खुसूसी अदालत का फैसला आया और इस फैसले के आने से पहले जब इस हुकूमत ने अपनी प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील किया, फिर ये बात सामने आई कि ये मामला फैसला कुछ दिन में आने वाला है, तो हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि प्रोसिक्यूशन के केस में माजी में बेज़ाब्तगियाँ और कोताहियाँ हैं जिन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके बावजूद फैसला सुनाया जा रहा है। हो सकता है कि मुल्जिम टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिहा हो जाए। ये हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते आला अदालत में कहा था कि उन्हें शक है कि कहीं टेक्निकल ग्राउंड पर केस में कमजोरियों की वजह से परवेज़ मुशर्रफ रिहा ना हो जाए, मगर अब जब फैसला खिलाफ आया है तो हुकूमत उस पर तनकीद कर रही है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। फवाद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, पिछले हफ्ते तक तो हुकूमत आला अदालत में जाके ये कह रही थी, अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे थे कि भाई हमें शक है कि लकूनास बहुत ज़्यादा हैं, कहीं परवेज़ मुशर्रफ को इसका फ़ायदा ना हो जाए। आज इस फैसले को जुल्म करार दे रहे हैं। देखिए,
देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले भी आपको पता है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो उस वक्त भी यही था कि ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। बिल्कुल जो है वो एलिगेशन जो लगाए थे वो तो नहीं थे, पॉलिटिकल नेचर के थे, और जो मुशर्रफ साहब का ट्रायल करना है तो फिर सबका करें। और मैं तो पहले भी ये कहा था कि अगर आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप जजेस को तो छोड़ दें, आप उन वजीरों को तो छोड़ दें जो मुशर्रफ साहब के साथ हुकूमत में शामिल है, उन लोगों को छोड़ दें और सिर्फ एक आदमी को आप उठा लें, तो जाहिर है कि उससे एक परसेप्शन जाएगी और परसेप्शन गई है। और जो इस वक्त जाहिर है कि जो सिचुएशन बनी है अब वो आपके सामने है, जो तासुर जिसका बड़े खतरा था, वो पहले भी ट्वीट भी कर रहा था, बात भी कर रहा था कि रफ्तार मध्यम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, रिस्ट्रेंट की जरूरत है। वो दुरुस्त है। सर आपसे कल भी मेरी बात हुई तो आपने कहा था कि ये इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत भी है, बट फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है। अब ये मुशर्रफ साहब के हवाले से भी कि उन्होंने ट्रीजन की थी और ये जो मामला है कि ये उन्होंने आइन तोड़ा था और उन्हीं के खिलाफ हो, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ना, वो एक एक चीज़ को चैलेंज करते रहे और फिर आखिर में जाके बात यहाँ तक पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में आज स्पेशल कोर्ट का फैसला आया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ही ये फैसला आया है। और यही बात जो है वो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि रिस्ट्रेंट की जरूरत है, रफ्तार मध्यम करने की जरूरत है। पहले आप देखिए ना, सीरीज ऑफ फैसले हैं। सबसे पहले लब्बैक तहरीक का वो एक जरना था, उसमें फौज के ऊपर जो है वो आया, मैं समझता हूँ काफी हद तक उसमें गैर जरूरी तौर के ऊपर फौज जो है उसको बंदोबस्त किया गया। उसके बाद फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया। आर्मी चीफ जो है ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, तो उनको जो है वो किया गया। फिर आज परवेज मुशर्रफ साहब भी, परवेज मुशर्रफ का फैसला भी कोई जात का मसला नहीं है। परवेज मुशर्रफ तो अनफॉर्चुनेटली बीमार है, वो तो दुबई में है, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज की लेगेसी इन्वॉल्व है। आप इस तरह से फौज को पे दर पे जो है दी जा रहे हैं, फिर उनको जो है आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा रहे हैं। मेरी नजर में जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और सिचुएशन जो है वो बड़ी पेचीदा हो गई। फिर आपने जवाब देखा इस सारे टाइम में ज़ाहिर आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस हवाले से सवालात भी दरमियान में हुए हैं, क्योंकि जिस दिन इमरजेंसी लगी उसी दिन जियो न्यूज़ के पर आके उन्होंने कहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त 2007 में, कि हाई ट्रीज़न है। अपने पूरे सियासी करियर में अगर इमरान खान कुछ टाइम के लिए कैद हुए हैं, जेल गए हैं, तो वो भी इसी पर उनको गिरफ्तार किया गया था परवेज़ मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी के दौरान। तो उनका अब क्या मौक़िफ़ है? वो इसको हाई ट्रीज़न सबसे पहले उन्होंने कहा, गिरफ्तार भी इसके ऊपर हुए, अब क्या मौक़िफ़ है उनका? देखिए, जो ये आप करते हैं ना कि जब आज से 50 साल पहले आपने ये बात कर दी थी, या अगर मैं अपने भी आपके भी पुराने शोज निकाल दूं तो आप यही बातें कर रहे होंगे। होती है ना, ये बहते दरिया की तरह होती है। जब नया पानी आता है, नए हालात होते हैं, उनके मुताबिक आपने चलना होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि माजी में हमने एक दफा ये कह दिया था तो अब इसके साथ इसके करना है या बात करनी है। आपने इस मुल्क को लेके किधर जाना है, आपने मुस्तकबिल में हमारा 60% मुझे ये बताइए, क्योंकि एक दफ़ा तो नहीं 7-8 साल उन्होंने इस बात पर सियासत की, मुसलसल वो बार बार कहते रहे। जब आप कहते हैं कि लेकर किस तरफ जाना है, तो आप ये प्रिंसिपली ये फैसला गलत है या आप कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज नहीं है कि इस किस्म का फैसला है? ग्राउंड देखें, बात यह है, फैसले की लीगैलिटीज में तो मैं मतलब जाना ही नहीं चाह रहा। वो उसको छोड़ दे, वो तो खैर मुझे खुद ही समझ आई कि आप एक आदमी को कह रहे हैं कि सजाए मौत का फैसला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रीजंस बाद में देंगे। वो फैसले के ऊपर क्या बंदा बात करे? जो आप ग्राउंड रियलिटीज, जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने एक फैसला दिया, फिर आपने दूसरा फैसला दिया, फिर आपने तीसरा फैसला दिया, आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को उठा के दीवार के साथ लगा दिया। अब ये जो सारा इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऑनर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। सिपाही से लेके जर्नैल तक जो है वो अपनी जान हथेली पे रख के आपके लिए जो है वो खड़े होते हैं। उनके कुछ अपने कुछ जो है वो इज्जत है, उनकी अपनी मोरालिटी है, उनका कुछ अपना जो है वो मामलात है। आप रोजाना जाके उनको जो है वो आप इस तरह से करेंगे तो मुझे बताएं, वो आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि आइन तोड़ने की वैसे तो सजा होनी चाहिए कानूनी तौर पर, मगर जो पाकिस्तान के जमीनी हकाइक हैं उसके तहत नहीं होनी चाहिए। आइन तोड़ने की तो फिर जिन जजेस ने पहले लेजिटिमाइज किया है उनको भी बुला के ट्रायल पे बिठा दे। उसको तो जाहिर पार्लियामेंट ने भी उसको विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेजिटिमाइज किया था ना। 2007 की एक ऐसी इमरजेंसी है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाई ट्रीजन कहा था, जिसे ना जजेस ने ना ही पार्लियामेंट ने लेजिटिमाइज किया।
देखिए खानज़ादा साहब, या तो आप मॉरल आर्गुमेंट लेंगे या आप लीगल आर्गुमेंट लेंगे। मुझे आप बताइए कि ये मोरालिटी क्या आर्गुमेंट है कि जिन जजेस ने पीसीओ में ओथ लिया हुआ है, आप कह रहे हैं कि वो तो अपना पहला, चूंकि मैं वो शामिल नहीं है, लिहाजा उनको तो माफ कर दें, वो तो सारे पाक साफ हो गए। लेकिन चूंकि दूसरे, और अगर आपने मुशर्रफ साहब का ये दूसरा पीसीओ भी देखना है, ये तो सबसे पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो कैबिनेट के सारे बच्चों को साथ आना चाहिए। फिर पार्लियामेंट के उस वक्त थी, उसने सबको इंडोर्स किया, उसको सबको साथ आना चाहिए। फिर जजेस जिन जिन्होंने पीसीओ लिया है उनको सबको साथ लेना है। आप इतना बड़ा नेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम सारे इसी काम में लगे रहें। मगर आप गिला ये कर रहे हैं अदालत के फैसले के बावजूद कि प्रिंसिपल अक्यूज्ड ये हैं मुशर्रफ साहब, अगर आपको लगता है कि इन सबके खिलाफ भी होना चाहिए तो आप फेडरल गवर्नमेंट हैं, ये टाइम बार्ड मामला थोड़ी है, आप सबके खिलाफ एक केस बना के अदालत में ले जाए। आज उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कुछ के खिलाफ, लेकिन मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो आपको, आप, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप लोगों को फांसियां लगाने के शौक में पड़े हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब्र करें, जो मुल्क में जो कुछ हो चुका है उसको चलने दें, हमें आगे चल के कुछ आपस में कोई बातचीत करें, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, रफ्तार मध्यम करें, और उन 25 साल के बच्चों का सोचें जिन्होंने इस मुल्क को आगे, जो है, जिनके लिए हमने कुछ करना है। भूख यहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मईशत स्टेबल होना शुरू होती है, तो फिर आपका कुछ ना कुछ मामला आ जाता है। आप, सवाल ये है फैजल साहब, ये आपका जो मौक़िफ़ है, क्योंकि आप इसको बार बार दोहराते रहे हैं, ये रफ्तार को कम करने का और ये सब मिल बैठकर बात करने का बार बार दोहरा रहे हैं, तो इस सियासी जमातों के हवाले से भी आपका यही मौक़िफ़ है? 100%। मैंने सबसे पहले ये बात की है कि जो अपोजिशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और उन चीजों के ऊपर बैठे जिस पर पहले कंसेंसस हो सकता है। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बैठे, तो सब उनके केसेस को भी ऐसे ही देखा जाए। उनकी केसेस, जो करप्शन के केसेस है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना। आप कहते हैं कि करप्शन केसेस पे पहले बात कर लो, हम कह रहे हैं कि जिन पे कंसेंसस पहले बात हो सकती है, पहले उनके ऊपर तो बैठ जाओ। मगर आप जो रफ्तार स्लो करने की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की रफ्तार तो इतनी तेज थी, अब से कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं एसी भी निकालूंगा, टीवी भी निकालूंगा। अब जब से ये एक्सटेंशन के ऊपर अदालत ने टेकअप किया, फिर 2 केसेस के बाद आप कह रहे हैं ना रफ्तार स्लो करें, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहां भी रफ्तार स्लो होगी या हमारी रफ्तार ऐसी रहेगी? नहीं, मेरी आपसे अर्ज ये है, एक तरफ तो रफ्तार इतनी तेज कि फयाल तालपुर साहिबा की भी एक ही दिन में बेल हो जाती है, खुर्शीद शाह की भी हो जाती है, नवाज शरीफ की भी हो जाती है, सब लोग 6 महीनों में बाहर आ जाते हैं। अगर आप इसको भी स्लो रफ्तार कहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो ये गिरफ्तारियां गलत थी या फिर जमानतें गलत हो रही हैं आपके ख्याल में? हमें नहीं पता, लीगल प्रोसेसेस है, नैब ने लिए हुए हैं, नैब हमने लगाई नहीं हुई, नैब के केसेस हैं, नैब ने किस तरह से परसू किया है वो एक अलग मामला है। मैं आपसे ये अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कि जो ब्रॉडर कंसेंसस है ना इश्यूज के ऊपर, वो इस इंडिविजुअल इस तरह से बेस नहीं होता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो इश्यूज देख लें जिस पे बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन पे बात हो सकती है, आपके नैब लॉ पे बात हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इस तरह से पर्सनलाइज करें और जिस तरह से आपकी लाइन है कि 50-100 लोगों को जब तक फांसी ना लगे, सवालों को लाइन ना तस्वुर कीजिए, एक तो सवालों को लाइन ना तस्वुर कीजिए, और आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आर्टिकल 6 निकाल दीजिए, पार्लियामेंटेरियन हैं आप। अगर आपको आइन के मुताबिक और अदालती फैसलों के मुताबिक सवाल हो तो उसे लाइन ना तस्वुर कीजिए, सवाल ही तस्वुर कीजिए और निकाल दीजिए। आर्टिकल 6 को आइन से निकाल दीजिए। आर्टिकल 6 अकेला नहीं है, आर्टिकल 6 के साथ आर्टिकल 4 भी है, आर्टिकल 10A भी है, आर्टिकल 25 भी है, जो ये कहते हैं कि आप इक्वलिटी बिफोर द लॉ रखेंगे, आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे, और आप फ्री जो है वो ट्रायल जो है वो आर्टिकल 10A के तहत जो होगा। बस प्रिसाइजली यही मेरा सवाल है कि एक हफ्ते पहले तक तो आप कुछ और कह रहे थे अदालत में जाके, आपकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल जो, और आज आप ये कह रहे हैं कि जी ये सारे आर्टिकल अप्लाई होनी चाहिए थे, इक्वलिटी और इनको सारे राइट्स मिलने चाहिए थे। एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे मैं शक के रिहा हो जाएंगे, इसलिए रोकें स्पेशल कोर्ट को फैसला देने से। आज सजा हो गई है तो एक और मौका ले लिया। देखिए सजा, देखिए मैंने आपको अर्ज किया कि मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं, और आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को वापस ले लेना चाहिए था, और ये जो मामला है यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये, लेकिन मैं अर्ज दूसरा ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2 ऑप्शन है
या तो हम क्लैश में चलते रहेंगे, वो अपनी बात करेंगे, यहाँ से अपनी बात होगी और सूरत हाल ज्यादा पेचीदा होती जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि कुछ जो बात कर लें, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ग्रेट रिसेशन का मुकाबला हुआ था अमेरिका में तो न्यू डील आई थी और अमेरिका में सब लोगों ने बैठ के, जुडिशरी भी अमेरिका की उन्होंने बैठ के ग्रेट रिसेशन का मुकाबला किया। बहुत शुक्रिया फौज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ मिलकर बैठने की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मौजूदा अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सामने आ गया। साबिक अटॉर्नी जनरल जो इस केस में भी को जानते हैं, उस वक्त हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंट होते रहे, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो एतराज़ात उठ रहे हैं इस फैसले पर वो किस हद तक दुरुस्त नहीं।